हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम सेकंड सेम के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी आपके साथ इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। मैं आपका इतना ईजी बना दूंगी ना इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बस ध्यान से सुनना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस एक वीडियो के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ना इसके चैप्टर्स देखो भाई, पहले तो आपने इसके चैप्टर्स को भोकाल बना दिए कि इतने चैप्टर्स है कैसे होंगे भाई। यूनिट 1 के आपके पेपर में टोटल आते हैं, यूनिट 2 में 4 क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट 3 में 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में से। ये जो पहले 6 चैप्टर हैं 2 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे नेगोशिएबल वाले, ये जो 7 से लेके 15 तक वाले चैप्टर है ना, 2 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। हमने यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 4 के 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सेल्स ऑफ गुड एक्ट वाले जो ये 6 चैप्टर है इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। नेगोशिएबल वाले को हमने हाथ ही नहीं लगाना। पहले 6 चैप्टर सिलेबस ख़त्म, आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म कर दी हमने आपकी। अब आगे देखिए, नेगोशिएबल हमने नहीं करना, पूरा ही कट कर दिया। अब यूनिट टू में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे फैक्ट्री एक्ट में से, 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में से। अगेन यूनिट 3 में आपने कितने क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करके आने हैं? 2। तो दोनों में से कोई भी एक चैप्टर करोगे तो चलेगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको टोटल बता दिए किन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, कौन से आपको करने चाहिए, क्योंकि पेपर ही वही आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वो थोड़े इधर उधर होते हैं, आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, बट इनमें से भी आएंगे मोस्टली 2 to 3 क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क्स में इन चैप्टर्स में से दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपकी टेंशन आधे से ज़्यादा खत्म हो चुकी है, हमने कितने थोड़ा सिलेबस करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला ही कर रहे हैं। 2023 में आया था, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एसेंशियल इंपॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सिंपल मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी कंडीशनें मतलब फुलफिल होना ज़रूरी है? अगर मैं आपसे एक गाड़ी बाय कर रही हूँ तो क्या उस गाड़ी में अगर ये मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं लिखी कि उस गाड़ी के चक्के नहीं है, तो क्या आप मुझे वो जब मैं गाड़ी बाय कर रही हूँ तो क्या मुझे टायर लगे हुए नहीं मिलेंगे? कंपलसरी है जो चीज़ें होना, कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना कंपलसरी है, वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो इसी स्टेटमेंट को हमें इलेबोरेट करके कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 में आया था कि एक्सप्लेन द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दोनों का आंसर सेम ही है क्वेश्चंस का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों में कंडीशंस लिखने की, कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है चाहे वो नहीं लिखी है। अगर मैं आपसे गाड़ी एक खरीद रही हूँ, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि उस गाड़ी के जो चक्के हैं टायर हैं वो लगे हों या नहीं लगे हों, बट इट्स कंपलसरी। बिना चक्कों के गाड़ी चलेगी कैसे, है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन प्रोमिसेस, कुछ प्रोमिसेस या कुछ रिक्वायरमेंट्स आर सो क्रूशियल, सो इंपॉर्टेंट है दैट इफ़ दे आर नॉट मेट, जैसे मैंने बताया गाड़ी के चक्के ना लगे मिले, सो इट कुड फंडामेंटली चेंज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू अचीव। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस का मेट होना कंपलसरी है। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही दैट्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट में से ये लाइन लिखी है तो ये लिखनी ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रही है। नाउ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो इम्प्लाइड कंडीशंस है जो किसी भी हाल में फुलफिल होनी चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशंस आर थूज दैट आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो जाती हैं, लिखी हो ना लिखी हो कंपलसरी नहीं है, बट ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड हो जाती हैं इफ़ दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। वहाँ पे चाहे वो नहीं लिखी बट ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट अ टॉय कार, आपको टॉय कार खरीदनी है उसकी पूरी व्हील्स के साथ, बट अगर आपको स्टोर वाला कह रहा है श्योर वी विल सेल इट टू यू बट विदाउट व्हील्स, कि आपको उसके चक्के नहीं मिलेंगे, सिर्फ कार ले जाओ, दैट कुड नॉट मेक एनी सेंस। तो आप उसको नहीं खरीदोगे, कोई सेंस ही नहीं है। बिना पहियों के कार का क्या करेंगे? सो हैविंग ऑल द व्हील इज़ अ क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट है टॉय के लिए कि हम क्या चाहते हैं, चलती हुई कार ना, लंगड़ी कार किसको चाहिए भाई। सो हैव ऑल व्हील्स बिकम अ कंडीशन, तो ये कंडीशन है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखी तब भी इसका फुलफिल होना ज़रूरी है। सो आई होप आपको भी क्लियर है कि इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी हैं। अब कुछ कंडीशंस के बारे में बताया। पहली कंडीशन है कंडीशन ऑफ टाइटल, यानी कि जो सेलर हमें चीज़ सेल कर रहा है उस बंदे के पास उस चीज़ का राइट भी होना चाहिए, मतलब वो उस चीज़ का मालिक होना चाहिए। अगर मैं आपकी चीज़ उठा के आगे तीसरे बंदे को बेच दूँ गड़बड़ी हो जाएगी। चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि उसका मालिक कौन है, बट राइट होना चाहिए। दिस मीन द सेलर हैज़ द राइट
टू सेल द आइटम। सेलर के पास ही ये राइट होना चाहिए कि वो आइटम को बेच पाए। सेकेंड कंडीशन क्या है? कंडीशन टू सेलेबल क्वालिटी। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द आइटम बीइंग सोल्ड शुड बी ऑफ रीजनेबल क्वालिटी एंड फिट इट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप एक न्यू फ़ोन बाय करते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो प्रॉपरली वर्क करेगा एंड नॉट हैव एनी मेजर डिफेक्ट, और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। बट इफ़ उसकी क्वालिटी बेकार निकल आती है, 2 दिन यूज़ करने के बाद वो फ़ोन छक 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 करने लग जाता है, तो देन व्हाट? तो उसकी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गारंटी जो हम मांगते हैं किसी भी चीज़ को बाय करते वक्त, वो होना ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, ये ऑटोमेटिक है। कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस। किस पर्पस के लिए बाय कर रहे हो? इफ़ यू बाय समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड टेल द सेलर अबाउट इट, देयर इज़ एन इम्प्लीमेंट कंडीशन। आपने उस पर्पस के बारे में सेलर को बता दिया। मैंने आपको बताया कि मुझे इस पर्पस के लिए चीज़ चाहिए। सेलर ने आपको कोई चीज़ दिखाई और उसके एडवांटेजेस बता के आपको सेल कर दी, बट बाद में वो आपने जिस पर्पस के लिए ख़रीदी थी उस पर्पस में फिट ही नहीं बैठ रही, तो वहाँ पे ये कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है कि सेलर को आपको वही चीज़ देनी चाहिए थी जो आपके पर्पस से मिलती हो, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने सेलर को बताया कि आपको एक लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जो गेमिंग को हैंडल कर पाए। गेम ओपन करते ही अगर वो लैपटॉप हैंग हो जाएगा तो उस लैपटॉप का क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे ये कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन जो है सेलर के थ्रू आपको प्रोवाइड की जानी है। ये इम्प्लीमेंट कंडीशन है कि आइटम जो है आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। मैंने अब अगर आपको एक डिस्क्रिप्शन दी कि मुझे ये वाला कपड़ा खरीदना है, इस कलर का टॉप होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे वर्क होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, उसमें ब्लू कलर की कुछ ऐसे जो है मिसमैचिंग चीज़ होनी चाहिए, तो अगर मैंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया तो ऑटोमेटिकली कंडीशन अप्लाई हो जानी चाहिए कि वो मैच करना चाहिए मेरी डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस की। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है कि कौन सी कंडीशंस इम्प्लाई होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक्सप्लेन द एसेंशियल्स। अकेले एसेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, 2023 में आए थे। हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। ये 2022 में भी डिफरेंस आया था, 2019 में ये पूरा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कितना ज़रूरी है। अब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ लाइक अ डील बिटवीन टू पार्टीज। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ये एक लीगल एग्रीमेंट होती है जहाँ पे सेलर एग्री करता है कुछ सेल करने के लिए, जैसे गुड्स सर्विसेज टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन प्राइस, कि मैं आपसे ये प्राइस लूँगा, उसके बदले में आपको ये चीज़ सेल करूँगा। जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कुछ टर्म्स के ऊपर कि ठीक है आप इतने में बाय कर लीजिए, मैं आपको इतने में सेल करूँगा, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये तो हम +2 से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब एसेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंट या पॉइंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं। पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, पहले मैं आपको एक ऑफ़र दूंगी कि ये मेरा ऑफ़र है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन वाला बताया, मैंने आपको ऑफ़र बता दिया। अब अगर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैंने ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो पहले आपको कोई ऑफ़र देगा कुछ बेचने के लिए, तो अगर दूसरा बंदा उसको एग्री करता है तो कि मैं बाय करूँगा, तो वहाँ पे एक डील क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ठीक है जी, सेकंड एग्रीमेंट ऑन प्राइस। देयर इज़ अ नीड टू बी एन एग्री अपॉन प्राइस। अगर मैंने आपको वो प्राइस बताया तो आपका एग्री होना भी उस पर ज़रूरी है ना। बोथ पार्टीज़, अगर मैं आपको 59 बोल के फिर 599 का सब्सक्रिप्शन सेल कर रही हूँ तो दैट इज़ चीटिंग। तो प्राइस दोनों पार्टीज़ को क्लियर होना चाहिए कि कितनी मनी एक्सचेंज होगी। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ द थिंग बीइंग सोल्ड हैज़ टू ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर। जैसे मैंने वो चीज़ सेल की, ओनरशिप ट्रांसफर होगी उस चीज़ की, अब वो PDF या नोट्स आपके बिलोंग करेंगे। सो दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द बायर पे फॉर द आइटम, जब बायर पे करेगा। फोर्थ, डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस। जो सेलर है उसको डिलीवर करने पड़ेंगे, जैसे कि द सेलर हैज़ टू डिलीवर द थिंग बीइंग सोल्ड एंड बायर हैज़ टू एक्सेप्ट इट। जो सेलर है उसको डिलीवरी, मतलब सेलर ने सेल करना है तो उसको डिलीवरी करनी पड़ेगी और बायर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिजिकली जो डिलीवरी और एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आप दोनों की, जैसे अगर मैं सेल कर रही हूँ आप बाय कर रहे हो, तो दोनों की इंटेंशन है हम दोनों की कि हम एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट जस्ट जोकिंग,
दे मीन बिजनेस, तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक से एसेंशियल्स जो हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ज़रूरी हैं, बहुत ईजी है। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता था जब हम ये स्टडी करते थे, बहुत ईजिली हम इसमें गप्पे मारते थे अपने टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। अब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनती है, जब मैं आपको ऑफर दूंगी, आप उस ऑफर पे एग्री करोगे, देन इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? पहले तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है, बट जब एग्रीमेंट टू सेल होता है ऑनरशिप इज ट्रांसफ़र एट अ फ्यूचर डेट और अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है कि सेल करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ मैंने आपके साथ एक कह सकते हैं एग्रीमेंट किया है कि कल या एक हफ्ते के बाद मैं आपके साथ पेमेंट करूँगा या कुछ भी सेटलमेंट करूँगा, तो एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होती, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैंने अभी आपसे कुछ खरीदा, आपने उसी टाइम मुझे वो चीज़ दे दी, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। सेकंड, रिस्क ऑफ लॉस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉस में जो है रिस्क वो भी बायर के ऊपर चला जाता है, बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी रिस्क सेलर के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है, मैंने चीज़ बेच दी, आपने खरीद ली, अब वो चीज़ आपको बिलोंग करती है, आप उसके ओनर हो, तो रिस्क या वो आपके ऊपर है, आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपके उसके ओनर बन चुके हो। बट एग्रीमेंट टू सेल, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ एग्रीमेंट कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन आई अग्री टू, चाहे वो फ्यूचर में है ना। तो एग्रीमेंट टू जो सेल है उसमें क्या है, रिस्क ऑफ लॉस वो अभी भी सेलर का रहेगा। मेरा ही नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, बोथ पार्टीज हैव एन इमीडिएट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म देयर पार्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है कि दोनों पार्टीज़ के पास इमीडिएट ऑब्लिगेशंस होती है कि वो अपने अपने पार्ट में दोनों क्रिएट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होती है कि वो उसको सेल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या था, दोनों पार्टीज, जब मैं सेल कर रही हूँ, सेल करने से पहले मेरे पास उसमें कुछ भी ऑब्लिगेशन है मैं उसको परफॉर्म कर सकती हूँ, और सेल करने के बाद जब आपने उसको खरीद लिया तो आप बायर बन गए, बायर भी कुछ भी कर सकता है। बट एग्रीमेंट टू सेल में ना वो सेलर का प्रोडक्ट हुआ, यानी कि ना वो प्रोडक्ट सेलर ने बाय मतलब आगे सेल नहीं किया, वो एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपसे फ्यूचर में खरीदूंगा, तो अभी बायर ने वो प्रोडक्ट बाय नहीं किया, तो अभी भी सेलर के पास ये राइट्स हैं कि वो उसके कुछ भी चेंजेस कर सकता है। सेलर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सेल एंड द बायर हैज़ द ऑब्लिगेशन टू बाय, बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो बाद में होगी, हैपन्स लेटर। राइट टू स्यू फॉर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, द बायर कैन स्यू फॉर डैमेजेस इफ सेलर फेल्स टू डिलीवर। जो बायर है वो डैमेजेस के लिए स्यू यानी कि केस कर सकता है बायर के सेलर के ऊपर। बट एग्रीमेंट टू सेल, अगर सेलर फेल हो जाता है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने को, तो सेलर जो बायर है उसके ऊपर केस कर सकता है कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेज के। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेवोकेशन। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नीदर पार्टी कैन रिवोक इट। कोई भी अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कोई भी पार्टी उसको तोड़ नहीं सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर, ठीक है जी। अब अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है तो सेलर के पास ये राइट है कि वो अभी भी उसको ब्रेक कर सकता है। तो यहीं पे हमारा डिफरेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच सेल बाय नॉन ओनर इज ट्रीटेड एज अ वैलिड सेल। कि नॉन ओनर, वो बंदा ओनर नहीं है, मैंने आपको बोला, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, मैंने आपको बोला भाई मेरे पास ना थोड़ा टाइम नहीं है, तो मेरे बदले तू ये चीज़ काम कर दे, मेरा ये बाइक है सेल नहीं हो रही, इसको सेल कर दे, मुझे इंपॉर्टेंट पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी नीड है, तो मेरे हिस्से के अब आप उस बाइक को सेल करने जा रहे हो, तो ये है आप उसके ओनर नहीं हो, तो बट आप उसको सेल कर रहे हो। तो आपको ऐसी सिचुएशंस बतानी है कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक अगर नॉन ओनर, एक बंदा उस चीज़ का ओनर नहीं है फिर भी वो उसी चीज़ को सेल कर रहा है, तो किन किन सिचुएशंस में हम उसको वैलिड मानेंगे। ये क्वेश्चन 2023 में आया। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके आंसर को। इमेजिन करें कि इमेजिन यू वांट टू सेल योर फ्रेंड्स बाइक फॉर देम बिकॉज दे आर बिजी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आपका फ्रेंड बिजी है और वो आपको बोल रहा है कि मेरे हिस्से काम तू कर दे। सो नॉर्मली आप ऐसा नहीं करते हैं, बट आपको अब उसने बोला है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ खरीदी नहीं है तो आप उसको क्यों बेचोगे, है ना। बट देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे ये करना सही माना गया है, जैसे कि एजेंट ऑफ द ओनर, कोई बंदा आगे एजेंट रख रहा है कि मेरी जगह ये काम तू करेगा, तो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि इफ़ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द ओनर विद देयर परमिशन, तो आप वो आइटम को सेल कर सकते हो। सो इफ़ योर फ्रेंड से श्योर गो हैड सेल माई बाइक फॉर मी, सो आप उसको कर सकते हो। सेकंड, सेल अंडर ऑब्स्टेंशियल अथॉरिटी, यानी कि आपके पास अथॉरिटी है आपको, इफ़ द रियल ओनर लेट अदर्स थिंक यू आर अलाउड टू सेल इट, कि आपको उस चीज़ की अथॉरिटी दी गई है, बाकियों को लग रहा है, तो आप वो फिर भी कर सकते हो, वैलिड है।
थर्ड क्या है, सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक बीइंग एन ऑफिशियल सेलर, कि आपको एज ए ऑफिशियल सेलर किसी ने हायर किया। इफ़ यू आर इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग स्टफ फॉर अदर्स, और आप कुछ सेल कर रहे हो बिना उसके नोए कि, इफ़ यू नॉट ओन्ड बाय द पर्सन यू आर सेलिंग, द सेल माइट स्टिल बी वैलिड, क्योंकि आप एक मर्चेंटाइल एजेंट हो, आपका ये काम है। लास्ट क्या है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अगर किसी प्रोडक्ट के दो ओनर, किसी चीज़ के दो ओनर हैं और कोई एक बंदा उस चीज़ को सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कर सकता है और वो सेल वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों में से कोई भी खरीद भी सकता था, कोई भी बेच भी सकता है। ठीक है, सो ये कुछ सिचुएशंस बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर एंड इट्स एक्सेप्शंस। गाइज मेरी एक बात ना ध्यान से गांठ बांध लीजिए, हम लोग क्योंकि चैप्टर्स कर रहे हैं कम, तो आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से समझ के जाओ। पेपर बहुत बार होता है कि बोल्ड करके डाल देते हैं, घुमा के क्वेश्चंस डाल देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 2 क्वेश्चन यूनिट 1 के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाले जो ऊपर वाला 6 चैप्टर्स है उनमें से आएंगे, बट किस चैप्टर के आएंगे ये एग्जामिनर के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है ना। आपको ये चीज़ को अंडरस्टूड करके चलना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ उसको रट्टा नहीं लगाना है, समझ के जाना है। बिना समझे जाओगे तो पेपर में छापा पड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे रेट पड़ गई पेपर में, क्योंकि पेपर ऐसा होगा आपको लगेगा कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर टॉपिक समझा होगा, क्वेश्चन थोड़ा भी घूम के आया तो आप अटैम्प्ट करके आओगे, क्योंकि मैं आपको पेपर में चॉइस का ऑप्शन ही नहीं दे रही हूँ। हम लोग थोड़ा सा सिलेबस कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें से हम लोग पेपर करके आए। हमारे पास इन चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करने का सिर्फ ऑप्शन है। हम लोग ऑप्शन में, क्योंकि नेगोशिएबल चैप्टर है वो हम कर नहीं रहे, दूसरा नीचे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट है यूनिट 2 में, वो भी हम नहीं कर रहे। तो ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है इस पेपर में आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक दिन है, एक दिन में मेरी सलाह यही है, जो ये पहले 6 चैप्टर्स है और जो फैक्ट्रीज एक्ट है, रट लो, घोल के पी जाओ। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के डालें, आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, चैप्टर का नेम देखो, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाया है। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जो आंसर आता है उस चैप्टर का लिख दो, खाली पेपर नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, रूल क्या है कैविएट एम्प्टर के। कैविएट एम्प्टर क्या होता है कि बायर्स को कहना बी अवेयर, कुछ भी हो सकता है। इमेजिन अगर आप कुछ बाय कर रहे हो किसी भी ऐसे बंदे से जिसको आप नहीं जानते, जैसे आपको फ़ोन बाय करना है फ्रॉम अन ऑनलाइन सेलर। सो इन दिस सिचुएशन जो रूल है कैविएट एम्प्टर का, वो अप्लाई होता है कि लेट द बायर बी अवेयर, क्योंकि जब हम कई बार ऑनलाइन कुछ करते हैं तो हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है ना कि ये साइट हार्मफुल है आपके फ़ोन के लिए, या इससे कुछ फ्रॉड हो सकता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है कि बायर को बी अवेयर करना है। इट पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि बायर सावधान हो जाओ, इस आइटम को अच्छे से बाय करने से पहले चेक कर लो, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। सो इफ़ यू बाय द फ़ोन विदाउट चेकिंग इट प्रॉपरली एंड आपको बाद में पता चलता है कि वो तो डैमेज है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो किसकी गलती है? सेलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आपने भी ये सपोज किया कि वो चीज़ अच्छी है। आपको जब नोटिफिकेशन आया कि चेक करो वो चीज़ में ऐसी गड़बड़ी क्यों है, तो आपको वो करना चाहिए था ना। आपको बाय करने से पहले देखना चाहिए था ना, जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो एक्चुअल में वही चीज़ है कि नहीं। ऑनलाइन कितनी गलत चीज़ें आती हैं, कितना पता है ना आपको। अब ऐसी कैविएट एम्प्टर की क्या एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अगर किसी सेलर ने आपको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस बता दी है, इस क्वालिटी बता दी जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट है। इसके अंदर सेलर की गलती मानी जाएगी। अगर तो आपकी गलती है, आपको पता है कि आपने अच्छे से चेक नहीं किया, आपको नोटिफिकेशन भी आई थी, फिर तो आपकी गलती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें सेलर की गलती मानी जाएगी, वो है एक्सेप्शन केसेस। जैसे कि अगर सेलर ने आपको मिस रिप्रेजेंट कर दी कुछ इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, सेलर ने आपको कुछ डिफेक्ट थे उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपको डिस्क्लोज ही नहीं किए, आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। थर्ड, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। समटाइम if the seller describe the item in a certain way it has to match that description। जैसे कि सेलर जो है सामान को बेचने के लिए क्या क्या तरकीबें बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, बट अगर एक्चुअल में वो प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं करता, तो तब भी वो सेलर की गलती मानी जाएगी। सेल बाय सैम्पल, इफ़ द सेलर शो यू अ सैम्पल ऑफ द आइटम एंड यू बाय बेस्ड ऑन दैट सैम्पल, बट एक्चुअल आइटम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। आपको पता है ना, जो सैम्पल होता है किसी भी चीज़ का, उसका रिजल्ट मच बेटर होता है जो आइटम होती है उससे। सैम्पल वाले प्रोडक्ट का रिजल्ट एकदम चकाचक होता है। तो जो सैम्पल होता है, कई बार दुकानदार या सेलर क्या करते हैं, सैम्पल कस्टमर को दिखा देता है कि सैम्पल ये है, और कुछ चीज़ आगे से कुछ और ही निकल आती है। या हम कई बार बल्क में चीज़ें लेने जाते हैं, हमें कोई सैम्पल दिखा देता है, हम सैम्पल देखते हैं, हम बोलते हैं भाई इसके इतनी क्वांटिटी पैक कर दो, उन्होंने कर दी, जब घर आए चेक किया
सैंपल कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और निकल आया, तो सेल बाय जो सैंपल के थ्रू सेल हुई थी तब भी वो गलती सेलर की मानी जाएगी, ठीक है। इन केसेस में बायर की गलती नहीं है। अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफरेंस बताओ कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है। पहला कंडीशन, आपको पता है कंडीशन क्या होती है, कि मैंने एक कंडीशन रख दी कि इस कंडीशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। हमने पहला क्वेश्चन इस वीडियो में किया था कंडीशन क्या होती है, चाहे वो कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है या नहीं लिखी है, अगर वो ज़रूरी है तो वो एक डील का पार्ट है, उसका पूरा होना ज़रूरी है। और एक वारंटी होती है कि जैसे मैंने आपको एक वारंटी दी कि अगर आप गाड़ी बाय करेंगे तो उसमें फ्यूल डलवा देंगे, और अगर वो फुलफिल नहीं भी हुई तो मैं आपको उसके पैसे दे दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूट जाएगा। बट अगर कंडीशन, जैसे मैंने आपको गाड़ी दी और उसके साथ चक्के दिए ही नहीं, उसके जो व्हील्स हैं, टायर हैं, वो दिए ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, टूट जाएगा। कंडीशन फुलफिल ना हुई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। वारंटी फुलफिल ना हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्जेस पे करेंगे। बेसिक डिफरेंस क्लियर है। इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे कि कंडीशन में पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, लाइक डील ब्रेकर, एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। वारंटी मोर लाइक एड ऑन, नॉट क्रूशियल टू द डील, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी होती तो हम इसके लिए चार्जेस पे कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीच इम्पैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, ब्रीच लीड्स टू बिग एक्शन लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड, अगर हम जो हमने कंडीशन बताई है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म हो सकता है। बट अगर हमारी जो ये वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है या टूट जाती है, सो ब्रेकिंग इट लीड्स टू स्मॉलर एक्शन, जैसे कि हमें क्लेम पे करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेचर, कोर टू द डील पर्पस, रूट लेवल, जैसे कि इसका जो नेचर है वो रूट लेवल, यानी कि कंडीशन का जो नेचर है बहुत ज़रूरी है। बट ये जो हमारी वारंटी है, ये कि जैसे हम लोग एक्स्ट्रा आपको एज अ बोनस नहीं दे देते, ये एक्स्ट्रा एज अ, जैसे वेटर को बोल दिया टिप है, तो वो है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, कंडीशन की बाइंग अ कार विद द प्रॉमिस कि आपको चलता हुआ उस कार के अंदर इंजन देंगे, ये नहीं है कि डेड इंजन डाल के कार बेच दी। और वारंटी किया है कि मैंने आपको एक कार सेल किया, आपने कार बाई की, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि उसके अंदर ऑयल होगा, तो अगर वो वारंटी फुलफिल ना भी हुई तो मैं आपको उसके लिए क्लेम पे कर दूंगी, पैसे दे दूंगी। बट अगर इंजन ही नहीं गाड़ी में दिया या चक्के ही नहीं दिए गाड़ी के, तो क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। लीगल रिजल्ट, अगर तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ब्रेक होती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा, डिमांड ख़त्म। बट वारंटी अगर ख़त्म होती है, ब्रीच होती है, ब्रीच डज नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाड़ी के तेल के पैसे दे दूँगी बस। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे, बेसिक क्वेश्चंस है। अब अनपे सेलर कौन होता है, अनपे सेलर, कुछ दुकानदार होते हैं जो ग्राहक को सामान उधार पे दे देते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो ग्राहक को सामान उधार पे दे देते हैं, या उनकी पर्ची लगी होती है दुकानदार के पास कि हमारे खाते में लिख लो इतने पैसे, महीने के अंत में हिसाब करेंगे, वो होते हैं अनपे सेलर। क्लियर है। अब इनके क्या राइट्स हैं, गुड्स के अगेंस्ट क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अब अनपे सेलर इज समवन हु हैज़ सोल्ड गुड बट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट, मैंने आपको सामान बेच दिया, मुझे अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए, तो मैं अनपे सेलर हूँ, जिसको पेमेंट नहीं हुई पर मैंने चीज़ सेल कर दी, ठीक है। अब इसके क्या राइट्स है, पहला राइट है राइट टू लियन, दिस मीन कि सेलर के पास, सेलर कैन कीप होल्ड ऑफ द गुड्स अंटिल दे आर, कि अगर मेरे पास ये राइट है कि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करते तो मैं उस सामान को अपने पास होल्ड करके रख सकता हूँ। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपको वो सामान नहीं दूंगा जब तक आप मुझे वो पैसे नहीं दोगे, यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। सेकंड राइट क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिशन, जैसे कि अगर आपने मुझे कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप इसकी डिलीवरी करवा दो, यहाँ पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, बट जब मैंने आपको, जैसे मैंने वो प्रोडक्ट पैकिंग कर दी, पूरा डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया, पूरा मतलब प्रोडक्ट रेडी है, चला गया, ठीक है। अब मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि ये बंदा पेमेंट नहीं करता, पेमेंट खा जाता है, ठीक है, तो मैंने उस प्रोडक्ट को रास्ते में रोक दिया कि ये प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होगी, स्टॉप कर दिया। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन, जब वो ट्रांजैक्ट हो रहा था प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मैंने रास्ते में उसको रुकवा दिया, दैट इज़ माई सेकेंड राइट। थर्ड, राइट टू रीसेल, क्योंकि मैं एक अनपे सेलर हूँ, उस चीज़ के आपने अभी तक मुझे पैसे पे ही नहीं किए, तो अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ये सामान मेरा साइड में रख दो, मैं शाम के आके ले जाऊँगा, आप आओ ना आओ तब तक तो मैं उसको 4 ग्राहकों को और बेच दूँगी, तो मेरे पास ये राइट है, मैं उसको आगे रीसेल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सामान है, मैं बायर उसका मालिक हूँ। आप जब आप पेमेंट करके जाते कि एडवांस रख लो, मैं शाम को इसको ले जाऊँगा, तब तो वो आपका है, बट आपने पेमेंट नहीं की, आप एक अनपे बंदे हो, है ना, आपने अभी पेमेंट नहीं की, आप बोल रहे हो साइड में रख दो, मैं शाम को ले जाऊँ, नॉट पॉसिबल। कोई दूसरा बंदा आएगा, मुझे बोलेगा वो चीज़ चाहिए, मैं क्यों नहीं उसको सेल करूँगी, आप आओ ना आओ, ठीक है, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ। एंड फोर्थ,
राइट टू स्यू फॉर प्राइस। अगर आपने मेरे पैसे मार दिए, यानी कि अगर आपने मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया, जैसे मैंने कोई चीज़ आपको दी, आपने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया, कचरा कर दिया उसको, अब आप उसके पैसे पे नहीं कर रहे, तो मेरे पास ये राइट है, मैं आपके ऊपर केस ठोक सकती हूँ। केस ऐसा ठोकना है ना कोई रिहाई नहीं मिलनी किसी को, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। गाइज यूनिट 1 के मैंने जितने क्वेश्चन करवाए, प्लीज़ उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर्स में जाके देखिएगा कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। उस चैप्टर का अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो प्लीज़ उसको ऐड ऑन ज़रूर करें। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरी निगाह से छूट गया हो, तो आप उसको ज़रूर ऐड ऑन करें, क्योंकि पेपर में आपके पास चॉइस नहीं मिलने वाली, मैं बता रही हूँ। वीडियो छोटी सी बनाई है मैंने कि आप लोगों को ईजी रहे, पर अगर ईजी के चक्कर में आप जो ईजी माल है उसको भी छोड़ के चले जाओगे, फिर पेपर में कुछ मतलब हाथ में रहने नहीं वाला है। तो जो करवा रही हूँ, जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, घोल के पी लो, कि फ्यूचर में तो वो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि जब मैंने आपको समझाया तो वो आपके दिमाग में छपेगा, समझा हुआ। अभी मेरे को याद था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल, तो हमने कितनी गप्पे मारी थी उस पर, पता है, पेपरों में, क्योंकि वो हमने समझा था। जो हमने समझा ही नहीं टॉपिक, तो उस पर हम कुछ भी नहीं लिख के आ सकते पेपर पे। मैं आपको बता दूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपको बीकॉम में अगले सेमेस्टर्स में भी दिखने वाले हैं, क्योंकि थे है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के करना, ठीक है। काम वही करो जो आगे भी आपके काम आए। अब यूनिट 2 में गाइस आपको पता है मैं आधी रात को वीडियो बना रही हूँ, और अभी भी गली में शोर, कुत्ते भौंक रहे हैं दिन में है लोग भौंकते हैं, रात को कुत्ते भौंकते हैं, बंदा काम कब करे। रात के 1 बज चुके हैं, कुत्ते शांत नहीं हो रहे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं हमारा यूनिट 2। इसमें से हम लोग सिर्फ एक चैप्टर करने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, सिंपली फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है, फैक्ट्री का एक एक्ट है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वहाँ पे जो यंग लेबर काम कर रही है या जो भी यूथ काम कर रही है उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सब डिफरेंट रूल्स, कुछ इसके प्रोविजंस, सब कुछ करेंगे, ठीक है। बट कोई भी क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का आपको पेपर में आ जाए, सबसे पहले आपने ये हर क्वेश्चन में लिखना है जो अभी करने वाले हैं, कि फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज़ लाइक अ रूल बुक। ये एक रूल बुक है कि फैक्ट्रीज के अंदर क्या क्या रूल होंगे, ठीक है। इट्स देयर टू मेक श्योर कि वर्कर्स प्रॉपरली फेयरली ट्रीट किया जाए, वर्कर्स को उनके काम की जगह पे उनको सेफली फील करवाया जाए, कोई मिसबिहेव ना किया जाए, ठीक है। कुछ इसके सिंपल रूल बताए गए हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं जो कि इसके अंदर बताए गए हैं। उनके वर्किंग आवर्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि एक वर्कर कितने आवर्स के लिए काम करेगा, उनकी कितनी लीव होंगी, कितनी वो छुट्टियां ले सकते हैं, कितनी उनको फैक्ट्री छुट्टियां देगी, लीव और हॉलीडेज़ के बारे में, कितनी उनको वेजेस वर्कर्स को पे किए जाएंगे जो फेयर प्राइजेस हैं, ठीक है। 5th चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ रूल्स को वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, कितनी वुमेन्स एक फैक्ट्री के अंदर वर्क कर सकती हैं, वो चीज़ जो है वहाँ पे बताई गई है। और इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट सेंड इंस्पेक्टर टू फैक्ट्रीज, जैसे सर्वे करने आते हैं ना, या इंस्पेक्शन करने आते हैं इंस्पेक्टर्स की क्या कुछ फैक्ट्रीज में मिसबिहेव या गड़बड़ तो नहीं चल रही, तो वो कुछ इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट भेजती है। तो ये जो यहाँ तक अभी तक हमने देखा फैक्ट्रीज एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का कोई भी क्वेश्चन आए, ये आपने लिखना ही लिखना है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 होता क्या है। ये बेसिक इसका मीनिंग है फर्स्टली। सेकेंडली, ये आपकी लेंथ बढ़ाने में क्वेश्चन की मदद करेगा। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस, फैक्ट्रीज एक्ट की आपको प्रोविजंस बतानी है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग बतानी है, लीव और वेजेस के। 2023 में भी आया है, 2019 में भी आया है। अब फैक्ट्रीज, अब देखिए यहाँ पे मैं सीधा प्रोविजंस बता रही हूँ क्योंकि मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया। लीव और वेजेस के ऊपर क्या क्या प्रोविजंस है। पहले लीव प्रोविजंस कौन सी हैं कि बंदा एनुअल लीव ले सकता है, जब बंदे को एनुअल लीव के ऊपर क्या प्रोविजंस है कि एनुअल लीव मिलनी चाहिए, और साथ में वेजेस। दिस मीन्स वर्कर हैव द राइट टू टेक पेड टाइम ऑफ, कि बंदे को एक कुछ साल में छुट्टियां ऐसी भी मिलनी चाहिए जब उसको छुट्टी करने की पेमेंट मिलेगी। भाई तू छुट्टी कर, देखो तेरी सैलरी कटनी होगी, तो एनुअल लीव तो मिलेगी प्लस वेजेस मिलेंगे। छुट्टी करने के पैसे मोस्टली कट होते हैं, बट लीव प्रोविजन क्या बोलती है कि छुट्टी करने के पैसे मिलेंगे। पहली प्रोविजन क्लियर है, एनुअल लीव विद वेजेस। सेकंड, हाउ लीव इज अर्न, वर्कर्स को ये लीव जो ये है अर्न करनी पड़ेगी। वर्कर्स अर्न लीव बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज दे वर्क, वर्कर्स को कब लीव मिलेगी, जितने दिन वो काम करेंगे। जैसे फैक्ट्री का एक रूल रख दिया कि अगर एक बंदा 15 दिन के लिए कंटिन्यूसली काम करता है तो उसको 15 दिन के बाद 2 छुट्टियां मिलेंगी जिसके उसके कोई पैसे कट नहीं होंगे, मतलब छुट्टी भी मिली और वेजेस, क्योंकि सैलरी कट नहीं हुई तो वो वेजेस कंसीडर करेंगे, अगर सैलरी कट होती तो वो नुकसान हो जाता, तो कोई सैलरी भी कट नहीं होगी। अब वो बंदा बीच में संडे की छुट्टी ऐड करके कहीं घूमने जा सकता है ना। सो लीव को आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो ये कुछ रूल्स होते हैं।
थर्ड, अप्लाई फॉर लीव। वर्कर्स नीड टू आस्क फॉर लीव इन एडवांस, कि बॉस डिसाइड करेगा ना कि उसको छुट्टी देनी है कि नहीं, तो आपको परमिशन या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे छुट्टी चाहिए। लिमिट्स ऑन लीव, कि देयर मिनिमम अमाउंट ऑफ लीव वर्कर कैन सेव अप, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव है कि कितनी एक बंदा कितनी छुट्टियां ले सकता है, ठीक है, कितनी बार ऑफ ले सकता है एक महीने के अंदर, वो बताना, वो प्रोविजन। एंड नेक्स्ट, पब्लिक हॉलीडेज। द एक्ट may also say whether workers get leave with pay on public holidays, की ये प्रोविजन क्या कहती है कि पब्लिक हॉलीडेज की वर्कर को आराम से छुट्टी मिलनी चाहिए। ये नहीं है दिवाली का त्यौहार है और आप सबको फैक्ट्री में बुला रहे हो कि आके काम करो, और अगर कोई छुट्टी करे तो उसकी तनख्वाह काट रहे हो, नहीं, पब्लिक हॉलीडेज पे उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और उनकी तनख्वाह कटनी होनी चाहिए, उनको पेमेंट भी मिलनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डे ऑफ जैसे बोलते हैं कि स्पेशल ओकेजन के लिए। तो ये कुछ हैं जो लीव की प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं कि वेजेस की क्या प्रोविजंस है। गेट पे ऑन टाइम, वेजेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। अब आप लोग ना ये रीड कर लेना, ईजी है। मिनिमम वेजेस, कम देयर इज अ अमाउंट ऑफ मनी दैट वर्कर शुड बी पे, इट्स सेटिंग अ बेस लाइन, कि आपको इतनी श्योरिटी कम से कम इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप कुछ अच्छा करते हो, वेजेस, ठीक है। थर्ड, डिडक्शन, मनी कैन ओनली बी टेकन आउट ऑफ अ वर्कर्स वेजेस फॉर स्पेसिफिक रीजन, लाइक फाइन फॉर ब्रेकिंग रूल, जैसे कि अगर डिडक्शन, अगर आपकी वेजेस में से कुछ डिडक्ट हो रहा है तो अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो तभी होगा, ठीक है। श्योर, नो वन अनफेयरली टेक मनी, कोई आपसे ये आप कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई कंपनी वाला 10 घंटे काम करवा रहा है और बाद में आपकी गलतियां निकाल के आपके पैसे काट लिए, नो। अगर आप कुछ रूल ब्रेक करोगे तभी वो कटेंगे, नहीं वरना नहीं कटेंगे। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको वेजेस मिलेंगे। पेमेंट का मेथड क्या होगा, कैश, थ्रू आउट, अदर मेथड जो भी आपको सफिशिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग पे किए जाएंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस थी लीव और वेजेस के ऊपर। अब एक क्वेश्चन आया था और कि प्रोविजंस बताओ सेफ्टी ऑफ वर्कर के ऊपर, कि एक बंदा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी सेफ्टी के ऊपर क्या प्रोविजंस है। मीनिंग वाला तो आपने इसमें भी लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। बंदे की सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजन है, पहला सेफ्टी के इक्विपमेंट्स क्या हैं, सेफ्टी के गियर्स क्या हैं, अगर काम कर रहा है, हेलमेट, ग्लव्स, गोगल्स, वर्कर्स को देने चाहिए ना, आउटफिट, ठीक है, सुपर हीरो आउटफिट होता है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड, मशीनें सेफ होनी चाहिए, मशीनें अपग्रेडेड होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, बेकार मशीनें नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्क प्लेस कंडीशन, ये जो प्रोविजन है ये इंश्योर करती है कि फैक्ट्रीज हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, कि फैक्ट्रीज के पास प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग, क्लीनिंगनेस, वर्कर्स को हेल्थी रखना, वहाँ पे कंफर्टेबल रखना, सब कुछ क्लीन, मतलब इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, कंडीशन। वर्क प्लेस यानी कि माहौल, जगह कैसी है, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ, हैंडलिंग हाजार्ड सब्सटेंसेज, अगर एक फैक्ट्री डेंजरस केमिकल्स या मटेरियल्स के साथ डील कर रही है तो दे नीड टू हैव अ स्पेशल प्रिकॉशंस, यानी कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो ऐसा जिसमें केमिकल्स हैं तो वो आते हैं ना सूट, जिसमें आपके ऊपर केमिकल नहीं चढ़ता है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कोरोना के टाइम पे वेयर किए थे डॉक्टर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि एमरजेंसी प्रीपेडनेस भी होनी चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री शुड हैव प्लान फॉर एमरजेंसी, अगर कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे वो भी सिचुएशंस के लिए सब कुछ किट वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। सिक्स, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन्स, वर्कर्स शुड बी ट्रेन इन सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड सुपरवाइज टू इंश्योर दे फॉलो देम, वर्कर्स जो है उनको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको मशीन्स, वर्कर्स की सेफ्टी ज़रूरी है ना। वर्कर एक कंपनी में नया आ रहा है और आते ही आपने उसको सबसे मुश्किल मशीन पे खड़ा कर दिया कि ये काम कर, नॉट पॉसिबल, तो उसको पहले ट्रेनिंग दो, देन उसको सुपरवाइज करो कि वो उसको अच्छे से फॉलोअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको टीच करो, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो एक वर्कर की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रखा था कि एक इंस्पेक्टर की, जो फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने एक इंस्पेक्टर आता है ना, कि फैक्ट्री के अंदर कुछ घपला तो नहीं हो रहा, कुछ मिलावट तो नहीं हो रही, जो इंस्पेक्शन करने आता है, ठीक है, उसकी क्या पावर है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो पावर क्या है, पहले उसकी एंट्री, इंस्पेक्टर हैव द पावर कि वो कभी भी एनी रीजनेबल टाइम फैक्ट्री में घुस सकता है, इंस्पेक्टर है भाई, कभी भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता। थर्ड, वो एग्जामिन करेगा, इंस्पेक्टर कैन एग्जामिन एनी पर्सन, जिसको भी वो लगता है कि उसको एग्जामिन करना चाहिए वो करेगा, क्वेश्चन करेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टेकिंग सैंपल, वो चाहे तो फैक्ट्री से सैंपल उठा के टेस्टिंग के लिए भी ले जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा। फिफ्थ, असेस टू रिकॉर्ड, इंस्पेक्टर के पास परमिशंस होती हैं कि वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, अगर उसको कुछ गड़बड़ी लग रही है, जो भी चीज़ें उसको मिसप्लेस लगती हैं वो रिकॉर्डिंग करके ले जा सकता है, देन उसकी डिटेल चेकिंग कर सकता है। सिक्स, क्लोजर एंड प्रोहिबिटन, इफ़ एन इंस्पेक्टर फाइंड समथिंग डेंजरस, अगर उसको लगता है कुछ डेंजरस है, दे कैन ऑर्डर द क्लोजर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, और
प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ एनी मशीनरी, अगर उसको लगता है कि इस मशीन का यूज़ करना डेंजरस है बहुत ज़्यादा, तो वो उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं कि आप उसको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। 7, वो पेनल्टी लगा सकता है, यानी कि चार्जेस पे करने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग हजार्ड्स प्रोसेस, यानी कि अगर कोई केमिकल डेंजरस प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है कंपनी के फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी क्या प्रोविजंस है। पहले तो आपको उसकी आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना डेंजरस प्रोडक्ट है, ठीक है, कितना डेंजरस है वर्कर्स के लिए। सेकंड, उसका अप्रूवल होना चाहिए उस काम को करने के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ भी डेंजरस काम कर रहे हो। थर्ड, सेफ्टी मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, वर्कर्स क्योंकि वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, हेल्थ को मॉनिटर करते रहना है, जो भी वर्कर्स उसके ऊपर काम करेंगे उनकी हेल्थ, कि उनको हेल्थ इशू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है किसी को केमिकल चढ़ जाता है तो वो उनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, या आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट, इफ़ देयर इज़ एन एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है उस प्रोसेस की वजह से, द फैक्ट्री ओनर नीड्स टू रिपोर्ट इट टू गवर्नमेंट, तो फैक्ट्री ओनर को वो चीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सिक्स्थ, इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो कभी भी फैक्ट्री में आके सारा चेकअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्या आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, कि आप एक यंग पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हो या एक बच्चे को फैक्ट्री में काम करने के लिए रख रहे हो, उसके लिए क्या प्रोविजंस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को जॉब पे रख रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। इट्स लाइक सेइंग किड्स शुड बी इन स्कूल, कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खेलना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए यार। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यंग बंदे की एम्प्लॉयमेंट करते हो, यानी कि 15 से 18 के बीच के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट एज अ फैक्ट्री वर्क करवा, बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स ओल्ड कैन वर्क इन फैक्ट्रीज, ये काम कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, बट इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि ये डेंजरस जॉब्स नहीं करेंगे जो इनकी हेल्थ या सेफ्टी को हार्म करेंगी। इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए होंगे। दे नीड टू हैव एडिकेट ब्रेक्स, इनको ब्रेक्स लेनी होंगी, ये कंटिन्यूसली दिन रात काम नहीं कर सकते। दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग सुपरवाइज दी जानी चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए। इट्स लाइक सेइंग ओके कि आप छोटे हो इनफ टू वर्क, बट वी नीड टू मेक श्योर कि आप सेफली काम करो और ओवर वर्क ना करो, दिन रात सिर्फ काम ही ना करो, ठीक है। थर्ड, कंपल्सरी एजुकेशन, चिल्ड्रन, पहले तो हमने देखा जो छोटे बच्चे हैं 13 साल से कम के, फिर हमने देखा 13 से 18, 15 से 18 के बीच में, अब कंपल्सरी एजुकेशन, चिल्ड्रन हु आर एम्प्लॉयड शुड ऑल्सो बी अटेंड स्कूल। दे एक्ट मैंडेट दैट कि एम्प्लॉयज मस्ट नॉट एम्प्लॉय अ चाइल्ड हु डज़ नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, कि जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को, एक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स भी तो होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिस इंडिकेटिंग दैट अ चाइल्ड इज़ फिट टू वर्क। इट्स लाइक सेइंग एजुकेशन कम्स फर्स्ट। जैसे हम कहीं जॉब लेने जाते हैं तो पहले हमारी डिग्रियाँ मांगते हैं ना, कितनी पढ़ाई की है, कितना काम किया है। क्यों, कोई भी काम करने के लिए अगर दिमाग में भूसा भरा है तो काम नहीं कर पाओगे। पढ़ने से बस वही भूसा निकल जाता है दिमाग से, तो आपको थोड़ी अक्ल आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक्स है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यही बहुत इजी है, ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। देखिए कितनी छोटी सी वीडियो बनाई है हमने और बहुत बेसिक चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा टफ नहीं बताया कि आप लोग ना कर पाएँ। अब आपको ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए पहले यूनिट के, वो इन्हीं 6 चैप्टर्स के बीच में से हैं। तो आपको चेक करना है कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और आपको उसी चैप्टर के अगर कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने हैं। पेपर में आपके पास चॉइस नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के जितने क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे अच्छे से करवाए, ठीक है, पहले चैप्टर के, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आता है। बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखे या 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तो हमने वो कवर किए हैं सारे वीडियो में। बट कई बार एग्जामिनर का दिमाग सटका होता है, घर से झगड़ा करके आता है, तो वो आपसे खुन्नस निकाल सकता है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है, 80% चांस है कि पेपर इसी फॉर्मेट में आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आपका लक, ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकती। एंड एक बात और बता दूं, पेपर मैंने सेट नहीं किया है, बट हमारी जो अजम्पशंस हैं हम उसके बेस पे आपको एग्ज़ाम्स की जो भी होता है बताते हैं, कि मोस्टली एग्ज़ाम्स हमारी जो अजम्पशंस हैं उनके बेस पे ही आते हैं। बाकी कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी पीयू सटक भी जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है, पेपर आपको दे के आना है, किसी भी हाल में अटैम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन इन्हीं 6 में से 2 आएंगे चैप्टर में से, बट घुमा के क्वेश्चन डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन 6 को रट लो, घोल के पी लो, ठीक है। और फैक्ट्रीज एक्ट के तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी, तो आप उनको घोल के पी जाओ। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, बुक से बाहर तो पेपर डालेंगे नहीं, ये जो चैप्टर्स हैं इन्हीं में से पेपर आएगा।
आपके ऊपर आप पेपर को कैसे, अगर आप सोचोगे ईजी है तो पेपर सारा अटैम्प्ट करके आओगे ईजी लगेगा, सोचोगे कि हाँ ये नेगोशिएशन से ना आ जाए तो वही पेपर दिखेगा फिर। ठीक है, तो पॉजिटिव रह के जाना है, पेपर बहुत ईजी आए। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। आधी रात को बैठ के वीडियो बनाई है, सो होप आप लोग अप्रिशिएट करो थोड़ा सा एफर्ट को, क्योंकि दिन में इतना शोर शराबा होता है ना, ऊपर से टाइम भी नहीं लग पा रहा, सभी क्लासेस के पेपर एक साथ आ चुके हैं यार, सारा सारा दिन निकल जाता है काम करते करते। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट्स हो तो बता दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।